1970 के दशक के आखिर में भारत को शक था कि पाकिस्तान कहूटा इलाके में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शक की कोई कीमत नहीं होती। अगर भारत को दुनिया के सामने ये बात रखनी थी तो ठोस सबूत चाहिए था। समस्या ये थी कि कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर किसी का घुसना लगभग नामुमकिन था। वहां भारी सुरक्षा थी, फॉरेन एजेंट सीधे पकड़े जाते थे और सैटेलाइट से भी साफ जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तभी एक प्रैक्टिकल आइडिया पर काम शुरू हुआ। जो लोग न्यूक्लियर मटेरियल के साथ काम करते हैं, उनके शरीर पर माइक्रोस्कोपिक रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। ये पार्टिकल्स खास तौर पर बाल और नाखूनों में ट्रेस हो जाते हैं। अगर ऐसे किसी व्यक्ति के बाल या नाखून मिल जाएं, तो लैब टेस्ट से साफ पता चल सकता है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा है या नहीं। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर को पाकिस्तान भेजा गया। उस समय उसका नाम या पहचान किसी को नहीं बताई गई थी। वो ऑफिसर किसी डिप्लोमैट या अधिकारी की तरह नहीं गया। वो एक आम आदमी की तरह लाहौर में रहने लगा। कुछ महीनों तक उसका काम सिर्फ ऑब्जर्व करना था। कौन लोग रोज कहूटा की तरफ जाते हैं, कौन साइंटिफिक बैकग्राउंड से जुड़े लगते हैं और उनकी डेली रूटीन क्या है। धीरे धीरे उसकी नज़र एक पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर पड़ी जो कहूटा फैसिलिटी में काम करता था और हर कुछ दिनों में उसी इलाके की एक नाई की दुकान पर बाल कटवाने आता था। एक दिन जब वो साइंटिस्ट नाई की कुर्सी पर बैठा, उसके बाल काटे गए और जमीन पर गिरे। उस ऑफिसर ने बिना किसी जल्दबाजी के कुछ कटे हुए बाल उठा लिए। वो जानता था कि अगर उस समय पकड़ा गया तो उसके पास कोई डिप्लोमैटिक प्रोटेक्शन नहीं होगी, सीधा अरेस्ट या मौत। लेकिन वो सुरक्षित तरीके से उन बालों को भारत तक पहुंचाने में कामयाब रहा। भारत में उन बालों की साइंटिफिक टेस्टिंग हुई। रिपोर्ट साफ थी, बालों में रेडियोएक्टिव ट्रेसेस मौजूद थे। इसका मतलब साफ था, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिव था। इस कॉन्फर्मेशन के बाद भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी स्ट्रैटेजी बदली। सीधा अटैक नहीं किया गया, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग, डिप्लोमेसी और डिफेंस डिसीजंस इसी इंफॉर्मेशन पर आधारित थे। उस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने क्वाइटली भारत वापसी की। पाकिस्तान को कभी ऑफिशियली ये नहीं पता चला कि इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई। काफी सालों बाद जब ये मिशन पब्लिक डिस्कशंस में आया, तब पहली बार उस ऑफिसर का नाम सामने आया, अजीत डोभाल। पाकिस्तान से वापस आने के बाद अजीत डोभाल भारत में इंटेलिजेंस वर्क में ही लगे रहे। 1988 में पंजाब में हालात फिर बिगड़ने लगे। कुछ सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स ने एक बार फिर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में पोजीशन ले ली थी। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से सरकार इस बार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे मंदिर को नुकसान पहुंचे या सिविलियंस की जान जाए। इसलिए फैसला हुआ कि मिलिट्री एक्शन से पहले पूरी ग्राउंड इंफॉर्मेशन जुटाई जाएगी। इस काम के लिए अजीत डोभाल को चुना गया। उनका काम साफ था, मंदिर के अंदर कितने मिलिटेंट्स हैं, उनके हथियार क्या हैं और वे कहां छुपे हुए हैं। इसके लिए अजीत डोभाल एक रिक्शा पुलर के भेष में गोल्डन टेम्पल के आसपास रहने लगे। कई दिनों तक वो उसी इलाके में चक्कर लगाते रहे, लोगों से बात करते रहे और लोकल एनवायरनमेंट समझते रहे। धीरे धीरे उन्हें लगा कि वो उन्हीं में से एक है। अजीत डोभाल ने खुद को आईएसआई से जुड़ा हुआ बताकर उनका भरोसा जीता। भरोसा बनने के बाद उन्हें गोल्डन टेम्पल के अंदर जाने दिया गया। अंदर उन्होंने मिलिटेंट्स की संख्या, उनकी पोजीशंस और उनकी डेली मूवमेंट्स ध्यान से ऑब्जर्व की। करीब 2 दिनों तक उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और फिर बाहर निकलकर ये जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंचा दी। इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर मई 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू किया गया। सीआरपीएफ, पंजाब पुलिस और एनएसजी ने मिलकर गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया। बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई ताकि मिलिटेंट्स को बाहर आने पर मजबूर किया जा सके। कई दिनों के दबाव के बाद अधिकतर मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया। पूरे ऑपरेशन में ना तो गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचा, ना ही किसी सिविलियन की जान गई। ये ऑपरेशन इसलिए सफल हुआ क्योंकि एक्शन से पहले ग्राउंड इंटेलिजेंस बिल्कुल क्लियर थी। इस मिशन के लिए 1989 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वे पहले पुलिस ऑफिसर थे जिन्हें ये अवार्ड मिला। 1988 के बाद अजीत डोभाल इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म से जुड़े मामलों में काम करते रहे। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली आ रही थी। उड़ान के दौरान 5 आतंकियों ने विमान को हाईजैक कर लिया।
प्लेन में 176 पैसेंजर्स थे। हाईजैकर्स विमान को पहले लाहौर ले गए, फिर दुबई और अंत में अफगानिस्तान के कंधार में उतारा। उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण था और आतंकियों को आईएसआई का सपोर्ट मिल रहा था। भारत सरकार ने निगोशिएशन के लिए एक टीम कंधार भेजी। अजीत डोवाल इस टीम का हिस्सा थे। इससे पहले भी वो कई हाईजैकिंग केसेस डील कर चुके थे। आतंकियों की मांग साफ थी, भारतीय जेलों में बंद आतंकियों की रिहाई। अजीत डोवाल का काम आतंकियों से बात करना, समय खींचना और पैसेंजर्स की सेफ्टी सुनिश्चित करना था। निगोशिएशन आसान नहीं थी। हाईजैकर्स लगातार धमकी दे रहे थे कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो पैसेंजर्स को नुकसान पहुंचाएंगे। काफी बातचीत के बाद आतंकी 36 कैदियों की जगह 3 आतंकियों की रिहाई पर तैयार हुए। इन तीनों में मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था। सरकार के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए यह समझौता किया गया। 31 दिसंबर 1999 को पैसेंजर्स को सुरक्षित भारत लाया गया। हालांकि रिहा किए गए आतंकियों में से मसूद अजहर ने आगे चलकर जैश-ए-मोहम्मद नाम का संगठन बनाया और भारत पर कई हमलों में शामिल रहा। ये घटना भारत के लिए एक कठिन अनुभव थी और इसके बाद काउंटर टेररिज्म पॉलिसी पर काफी गंभीर मंथन हुआ। कंधार की घटना के बाद भारत ने यह समझ लिया कि सिक्योरिटी केवल ग्राउंड लेवल ऑपरेशन से नहीं चलेगी। अजीत डोवाल इसके बाद पॉलिसी और इंटेलिजेंस प्लानिंग से ज्यादा जुड़े रहने लगे। उन्होंने कश्मीर में कई लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स से डायरेक्ट बातचीत की। कुछ मामलों में बिना किसी मिलिट्री एक्शन के हिंसा को रोकने में मदद मिली। 2004 में वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने। इस भूमिका में उनका फोकस था इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन। 2014 में उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। अब उनका काम फील्ड ऑपरेशंस नहीं बल्कि नेशनल लेवल डिसीजंस था। लेकिन जो अप्रोच उन्होंने अपनाई वो वही रही, ग्राउंड रियलिटी समझना और उसी के आधार पर फैसला लेना। चाहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो या इंटरनल सिक्योरिटी, उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा प्रैक्टिकल रही। आज अजीत डोवाल को एक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी पहचान उन्हीं ऑपरेशन से बनी जो उन्होंने फील्ड में रहकर किए। यही कारण है कि उनकी कहानी किसी एक मिशन की नहीं बल्कि अप्रोच की कहानी है। 2014 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनने के बाद अजीत डोवाल की भूमिका पूरी तरह स्ट्रेटेजिक हो गई, लेकिन उनका तरीका वही रहा, पहले इंफॉर्मेशन फिर एक्शन। उनके एनएसए रहते भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सिक्योरिटी अप्रोच बदली। 2016 में उरी अटैक के बाद पहली बार पब्लिकली एक्नॉलेज्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की गईं, जिनमें लाइन ऑफ कंट्रोल के पार टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को टारगेट किया गया। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। इन कार्रवाइयों का मकसद युद्ध नहीं बल्कि ये साफ संदेश देना था कि टेररिज्म की कीमत होगी। इन ऑपरेशंस में अजीत डोवाल की भूमिका प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और पॉलिटिकल मिलिट्री डिसीजन मेकिंग को ग्राउंड इंटेलिजेंस से जोड़ने की थी। एनएसए की रूप में उन्होंने रिटेलिएशन को लिमिटेड, फोकस्ड और ऑब्जेक्टिव ड्रिवन रखा। यहीं आकर अजीत डोवाल की कहानी पूरी होती है। एक ऐसा ऑफिसर जो ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस से लेकर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी तक हर स्तर पर उसी सिद्धांत पर काम करता रहा, पहले सच्चाई समझो फिर फैसला लो।